गुड इवनिंग। रिजल्ट आ गया? क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? क्या आप सबको वीडियो क्लियर दिख रहा है? क्या आप सबको वीडियो क्लियर दिख रहा है? क्या आप सबको प्रेजेंटेशन जो मैंने शेयर किया है वो भी क्लियर दिख रहा है? ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है। तीनों चीजें क्लियर है। रिजल्ट आ गया है, आता रहेगा। अब हमें तो आपके रिजल्ट का इंतजार है और आपका रिजल्ट बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन आएगा। बस पूरी ताकत से आप साल भर मेहनत करें, पूरी ताकत से। ठीक है, लिंक भेज दो। ठीक है, मैं लिंक भेज दूंगा आपके लिए भी। मैंने आप सबसे एक लिंक शेयर की है, लास्ट में फिर से लिंक शेयर करूंगा। अभी जिनको नहीं मिलता है मैसेज, जिनको नहीं मिलता है उनके लिए है। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और जो भी बाकी बातें हैं वो सब लास्ट में कर लेंगे। जैसा कि जब क्लास स्टार्ट होती है मैं कुछ आपको पॉइंट देता हूं। अभी मैंने आपको दिया था होमवर्क कॉपी बनाने की सलाह, अभी फिर से एक दूसरी सलाह दे रहा हूं। जब आप होमवर्क कॉपी में सवाल लिखें तो आप सब सवाल ना लिखें, केवल सॉल्यूशन लिखें। किसी बच्चे ने मेरे पास एक इमेज भेजा था, उसने सवाल भी लिखा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रॉब्लम लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करें, केवल सॉल्यूशन लिखें, एक एक सवाल का लिखें। दूसरी बात यह है कि जब भी आप मॉड्यूल सॉल्व करें या जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमेशा सेट में सॉल्व करें। आप लोग ऐसे सॉल्व करते हैं, एक सवाल सॉल्व किया फिर पीछे देखा आंसर आया नहीं आया, ऐसे नहीं। जब आप सॉल्व करें तो एक सेट बना के सॉल्व करें। 10 सवाल का सेट बना के सॉल्व करें, 20 सवाल का सेट बना के सॉल्व करें, 30 सवाल का सेट बना के सॉल्व करें। ठीक है, तो आप हमेशा सेट बना के सॉल्व करें और लास्ट में एक साथ आंसर देखेंगे। ठीक है, जब आंसर देखेंगे तो लास्ट में एक साथ आंसर देखेंगे और फिर अपनी गलतियों को समझेंगे। मैंने गलती कहाँ करी, जानते हुए भी क्यों गलती की, जब मैंने सॉल्व किया तो मेरा आंसर क्यों नहीं आया। इन दिस वे यू कैन एनालाइज योर मिस्टेक फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, तो धीरे धीरे ये सारी चीजें कम होती जाएंगी। लास्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे, आज कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा सीखने वाले हैं। लेकिन उसके पहले जो वो न्यूमेरिकल का सिलसिला चालू था उसे खत्म करते हैं। कुछ और सवाल हैं, मुझे उम्मीद है आप सब सवाल को पूरी पूरी ताकत से करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि सबसे पहले आप ही आंसर देंगे। होमवर्क का डिस्कशन मैं एक साथ करूंगा बेटा, क्योंकि इसमें डाउट जो है वो कुछ कुछ बच्चों के आएंगे, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, एक साथ करेंगे। फिर भी किसी बच्चे को कोई बहुत बेसिक डाउट होता है, सर ये कैसे होता है मुझे नहीं समझ में आता, सर यूनिटरी मेथड आप कैसे लगाते हो, सर आप कैसे मतलब 2 1 1 हाफ ये कैसे कर देते हो, तो प्लीज उसके लिए आप मुझे कॉल करके पूछेंगे। ठीक है, तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हाँ, एक बच्चे लिखा सर सारा हो गया सर, फिर भी मैं मान के चलता हूं एक दो बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनसे नहीं बनेगा, 10 हो सकते हैं जिनसे नहीं बनेगा, उनके लिए भी मैं अवेलेबल हूं। बस ये है कि अगर आप कोई बेसिक चीजें परेशान हो रहे तो मुझे कॉल करके अलग से समझ लें, पूरी क्लास के टाइम में नहीं अपन उसे डिस्टर्ब करें, उससे आप अलग से पूछ लें। ठीक है क्या? हाँ, डिस्कशन में एक साथ कर लूंगा, थोड़ा और होमवर्क हो जाए फिर करते हैं डिस्कशन। ठीक है क्या? तो हम लोग लास्ट क्लास में न्यूमेरिकल कर रहे थे और आज है अपना मूल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 5। आप सबके सामने एक सवाल है, क्या ये सवाल हमने लास्ट क्लास में कर लिया था बेटा? क्या ये सवाल हमने लास्ट क्लास में कर लिया था? ये सवाल अपन ने लास्ट क्लास में कर लिया था। ऑल राइट, तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। क्या ये सवाल भी कर लिया था? क्या ये सवाल भी अपन ने कर लिया था? नो, फाइन। सो आप सबके सामने एक सवाल है और आज की क्लास स्टार्ट हो रही है। सभी का पूरा ध्यान चाहिए, पूरा फोकस चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आज हम कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं कुछ देर में। A gas mixture contains 3 liters of propane and butane. On complete combustion produces 10 liters of CO2. Then calculate initial composition of propane and butane in gaseous mixture. अपने को इनिशियल कंपोजिशन बताना है। शुरुआत में गैसेस का वॉल्यूम कितना था, कितनी कितनी गैसेस का वॉल्यूम था जिन्होंने कंबाइन होकर दिया है 10 लीटर ऑफ CO2। बिल्कुल सही, कई बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। दिव्यांशी आपका आंसर भी सही है, बस आप आंसर आपने परसेंट में दिया है, आप मुझे वॉल्यूम बताएं, लीटर बताएं। आपका आंसर भी सही है, बस आपने परसेंट में आंसर दिया है। कई सारे बच्चों की सही आंसर है। नम्रता बेटा आपका आंसर उल्टा है, चेक योर कैलकुलेशन। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही दिव्यांशु बेटा।
कृतिका आपका भी आंसर सही है, कई सारे बच्चों ने सही, जो पूजा आपका एक आंसर सही है, पता नहीं आपने किसका आंसर दिया बट एक नंबर सही है। चलिए ये सवाल कैसे करें, ये सवाल कैसे करें। क्या कोई ऐसा बच्चा है जो पहला स्टेप नहीं कर पा रहा है? पहला स्टेप सर हम इसमें क्या करें, क्या कोई ऐसा है जो पहला स्टेप नहीं कर पा रहा है, जो फर्स्ट स्टेप नहीं कर पा रहा? क्या कोई ऐसा बच्चा है, वो हाथ खड़े कर दे। मैं सर, ओके, हाथ खड़े क्या करिए, समझ में आता है हर चीज। क्या कोई ऐसा बच्चा है, वो क्या रेड कलर दिख जाता है ना? ऑलराइट, कुछ बच्चे हैं जो समझ रहे हैं सर फर्स्ट स्टेप कैसे करें। पहले सवाल को समझिए। सवाल ये कह रहा है कि अपने पास एक गैसियस मिक्सचर है, ये गैसियस मिक्सचर है मान लो। अब ये जो गैसियस मिक्सचर है ना, इसका टोटल वॉल्यूम है 3 लीटर। कितना है? 3 लीटर। अब इसके अंदर प्रोपेन गैस भी भरी हुई है और इसके अंदर ब्यूटेन गैस भी भरी हुई है। तो स्वाभाविक सी बात है 3 लीटर में दोनों का कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो होगा। दोनों 3 लीटर हो तो टोटल वॉल्यूम 6 लीटर होगा। तो दोनों 3 लीटर नहीं है, दोनों मिला के 3 लीटर है। तो मान लो जो प्रोपेन है वो x लीटर है, तो जो ब्यूटेन है वो कितना होगा? 3 माइनस x लीटर होगा। सही कह रहा हूं मैं? अब आप सबको ये तो पता है कि जो प्रोपेन है उसका फॉर्मूला क्या होगा? C3H8। जो ब्यूटेन है उसका फॉर्मूला क्या होगा? C4H10। अब इन दोनों का होता है कंबशन। कंबशन का मतलब होता है सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में रिएक्शन। तो सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में इसका कंबशन हुआ, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन का जब कंबशन होता है तो उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो हमेशा CO2 और H2O होता है। तो हमने रिएक्शन को तो लिख लिया, पर मोल कंसेप्ट लगाने का तरीका है कि सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, उसे बैलेंस करना होगा। 3 कार्बन, यहां पर भी 3 कार्बन, 8 है तो 4, 4 है तो 4 कार्बन, 10 है तो 5 H2O। फिर आ जाते हैं अपन ऑक्सीजन पे। 3 2 जा 6, 4 10, यहां लिख देता हूं मैं 5 O2। हालांकि ऑक्सीजन की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि हमें ऑक्सीजन को तो कंपेयर करना नहीं, हमें CO2 और हाइड्रोकार्बन कंपेयर करना है, फिर भी बैलेंस कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 8 5 13, यहां कितना हो जाएगा? 13/8। अब आते हैं अपन इनका कितना कितना वॉल्यूम है। देखिए यार, मैंने आप सबसे कहा था कि अगर कभी कोई गैसियस रिएक्शन होती है, अगर कभी कोई गैसियस रिएक्शन होती है, तो जैसा आप मोल के साथ करते थे, आप सीधे वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हैं। मतलब आप कहते थे 1 मोल N2 का देगा 2 मोल ऑफ NH3, तो आप ये भी कह सकते हैं 1 लीटर N2 का देगा 2 लीटर ऑफ NH3। मतलब हम सीधे वॉल्यूम से रिलेट कर सकते हैं। तो वही मैं यहां कर रहा हूं। ये जो रिएक्शन आपके सामने दोनों लिखी है, दो की दोनों बैलेंस रिएक्शन है। जैसा कि हमने मान लेते हैं प्रोपेन का x लीटर है, तो बच्चों अगर प्रोपेन का x लीटर, आप सब देख रहे हैं प्रोपेन कोफिशिएंट कितना है? 1। CO2 का कोफिशिएंट कितना है? 3। मतलब इसका 1 तो इसका 3, मतलब इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, इसका 1 लीटर तो इसका 3 लीटर, तो इसका x लीटर तो इसका बच्चों कितना? 3x लीटर। मतलब प्रोपेन से जो CO2 का वॉल्यूम आया होगा, प्रोपेन से जो CO2 का वॉल्यूम आया होगा वो 3x आया होगा। बोलो हाँ या ना? अब ब्यूटेन अपन ने कितना माना है? 3 माइनस x लीटर। तो इसकी कोफिशिएंट कितनी है? 1। CO2 का कोफिशिएंट कितना है? 4। 1 मोल से कितने मोल? 4 मोल। 1 ml से कितने ml? 4 ml। 1 लीटर से कितने लीटर? 4 लीटर। तो 3 माइनस x लीटर से कितने लीटर? 4 इंटू 3 माइनस x लीटर। ऑलराइट, इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया CO2 का एक वॉल्यूम, ये हो गया CO2 का दूसरा वॉल्यूम। तो जब आप इन दोनों वॉल्यूम को ऐड करेंगे, दैट इज 3x प्लस 4 इंटू 3 माइनस x इज इक्वल टू 10 लीटर। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3x प्लस 12 माइनस 4x इक्वल टू 10। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये हो गया मेरे पास x मतलब प्रोपेन। तो प्रोपेन कितने लीटर? 2 लीटर। ब्यूटेन कितने लीटर? 1 लीटर। तो क्या हमने दोनों का कंपोजिशन पता कर लिया? 2 लीटर एंड 1 लीटर। जिनको कुछ दिख नहीं रहा वो प्लीज अपने ब्राउजर को रिफ्रेश करें बेटा, इंटरनेट प्रॉब्लम है, अच्छा रिचार्ज कराएं। ब्राउजर को रिफ्रेश करते रहें, ठीक है? गूगल क्रोम ही होना चाहिए ब्राउजर। लिमिटेशंस ऑफ इंटरनेट। ऑलराइट,
तो ये था आपके सामने सवाल। हमने कितनी आसानी से सवाल को कर लिया, किस प्रकार से हमने कंबशन के सवालों किया। यहाँ पे कंपोजिशन पूछा, कंसेप्ट वही है, रिएक्शन को लिखना है, उसे बैलेंस करना है। इज दिस क्लियर? अगर आप सीख गए या सीख रहे हैं तो आप सबका इंतजार कर रहा है एक और सवाल। एक और सवाल, सवाल है what volume of O2 is required for complete combustion of 200 cc centimeter cube of acetylene at constant pressure, of acetylene at constant pressure. What volume of O2 is required for complete combustion of 200 centimeter cube of acetylene at constant pressure? बिल्कुल सही पूछा बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार। 500 क्या? 500 किलोग्राम, यूनिट भी लिखिए ना। 500 क्या? बिल्कुल सही जवाब, बेहद ही आसान सवाल। व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2, अपने से O2 का वॉल्यूम पूछा है। 500 लीटर नहीं, लीटर आंसर नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज 500 मिलीलीटर और 500 सेंटीमीटर क्यूब। आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो आज से जान लें। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। अपने से पूछा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ O2 इज रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 200 सीसी ऑफ एसिटिलीन एट कांस्टेंट प्रेशर। आप में से बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे साहब ये एसिटिलीन क्या होता है। तो आपको बता दूं मैं, एसिटिलीन गैस बोले तो C2H2, तो C2H2 का कंबशन हुआ है, हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो CO2H2 बनता है। रिएक्शन को लिखना होगा, बैलेंस करना होगा, हाइड्रोजन ऑफ कार्बन बैलेंस हो गया है, ऑक्सीजन की बात कर रहा, उसे बैलेंस करना पड़ेगा। 415 हो जाएगा 5/2। चलिए सवाल तो खत्म हो गया यार, क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन है, क्योंकि ये गैस, सुन रहे हो ना, क्योंकि ये गैसियस रिएक्शन है, तो जैसा हम मोल से रिलेट किया करते थे सीधे वॉल्यूम से रिलेट कर सकते थे। हम कहा करते थे नंबर ऑफ मोल ऑफ C2H2 upon 1 is equal to number of moles of O2 upon 5/2। तो हम ये भी कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ C2H2 upon 1 is equal to वॉल्यूम ऑफ O2 upon 5/2 फॉर गैसियस रिएक्शन। तो यहां से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ O2 आ जाएगा 5/2 into वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड इट कम्स आउट 5/2 into 200। आंसर आ जाएगा कितना? 500 सीसी और 500 ml। ठीक है, तो इसका मैं आपको क्लियर कट प्रिंटेड आंसर है, इसे मैं मिटा देता हूं। एंड द करेक्ट आंसर इज 500 ml। 500 ml is the correct answer। 500 ml is the correct answer। बेटा रिफ्रेश करेंगे अपने ब्राउजर को। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? इसी तर्ज पर कंसेप्ट यही है, कुछ ऐसा ही है। मैं आपको दे रहा हूं अगला सवाल, लेकिन अगला सवाल मैंने ऑब्जर्व किया है बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। देखता हूं आप गलती करते कि नहीं करते। और आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल। मैं सवाल को पढ़ूंगा नहीं, वरना आप इसकी पीछे जो कंसेप्ट है उसको पकड़ लेते हो। तो एक बार आप अपने हिसाब से पढ़ो और सॉल्व करो। मैं देखता हूं कितने लोग गलती करते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर, क्या बात है रोशनी बेटा, बहुत अच्छे, शानदार। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, मोनिका आपका आंसर गलत है। आप सोचेंगे गलती कहां की, मैंने सब कुछ सही किया है। सोचो सोचो गलत कहां है। अंजलि बेटा आपका भी आंसर गलत है। ये कैसा अजीब सा आंसर आ रहा है, शब्दों में नहीं देना आंसर, नंबर में देना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ, दिव्यांशी आपका आंसर गलत है। मुस्कान बेटा आपका भी। गोरी बेटा कुछ भी आंसर नहीं देना है। 4 लीटर कहां से आ रहा है किसी का। What volume of air is required for complete combustion of 10 liter of C2H4 at constant pressure and constant temperature? जिन बच्चों का आंसर 30 आ रहा है, जिन बच्चों का आंसर तरीके से सही नहीं,
का आंसर पूरी तरीके से सही नहीं है। एंड द करेक्ट आंसर इज करेक्ट आंसर इज 150 150 इज द करेक्ट आंसर। आप कैसे सॉल्व करें? बहुत आसान है यार। सबसे पहले तो ये तो समझ गए कि कंप्लीट कंबशन हो रहा है, तो कंबशन रिएक्शन तो लिखना पड़ेगा। C2H4 प्लस O2 से बनेगा CO2 प्लस। सर ये लिखा तो सही हमने, बैलेंस करना पड़ेगा। सर ये बैलेंस किया तो सही हमने, बैलेंस भी कर लिया होगा आपने, रिएक्शन लिख भी लिया होगा आपने, लेकिन जो गलती कर रहे हो आप, मैं बता देता हूं क्या। इन दोनों की बात कर रहा है तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ C2H4 अपॉन 1 इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन 3। तो वॉल्यूम ऑफ O2 आप निकालते हो 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ C2H4 विच कम्स आउट 3 इंटू 10 इक्वल टू 30 लीटर। भैया ये ऑक्सीजन का वॉल्यूम है। सवाल अपने से ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं पूछा, अपने से एयर का वॉल्यूम पूछा है। यहां पे आपको पता होना चाहिए फैक्ट। सवाल अपने से ऑक्सीजन का वॉल्यूम नहीं एयर का वॉल्यूम पूछा है, और अपने को पता होना चाहिए यहाँ पे एक फैक्ट, और फैक्ट ये होता है कि एयर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 20% होता है। एयर में ऑक्सीजन अप्रोक्सीमेटली 20% होता है बाय वॉल्यूम। ऑक्सीजन इज अप्रोक्सीमेटली 20% बाय वॉल्यूम। वैसे 21% चलता है, बट अपन ने मॉड्यूल में सवाल दिया, 20% मान के लिखा था, बता रहे हैं ऑक्सीजन 21%। ठीक है, तो अपन 21% मान के फिलहाल चलेंगे। ऑक्सीजन 20% बाय वॉल्यूम होता है। सर तो क्या? तो अब जब आप वॉल्यूम निकालेंगे वो 20% के हिसाब से निकालेंगे कुछ ऐसे। सबसे पहले रिएक्शन लिखा, बैलेंस किया, हमने ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकाल लिया। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ O2। बट सवाल हमसे O2 का वॉल्यूम नहीं पूछा है, हमसे एयर का वॉल्यूम पूछा है। एंड वी ऑल नो एयर कंटेन्स 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, अच्छा 20% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम मतलब 100 लीटर एयर में 20 लीटर ऑक्सीजन। तो 20 लीटर ऑक्सीजन 100 लीटर एयर में, तो 1 लीटर ऑक्सीजन 5 लीटर एयर में, तो 30 लीटर ऑक्सीजन 150 लीटर एयर में। एंड द करेक्ट आंसर इज 150 लीटर। क्या किसी को इस सवाल में डाउट है? रेज योर हैंड। कहां डाउट है बेटा? श्रुति बेटा कहां डाउट है? आयुषी कहां डाउट है? कहां डाउट है? किस पॉइंट पे डाउट है? डाउट कहां है यार? सबसे पहले रिएक्शन को लिखा, उसे बैलेंस किया, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पता किया, आपके सामने प्रिंटेड सॉल्यूशन है, ऑक्सीजन के वॉल्यूम से एयर का वॉल्यूम निकाल लेंगे। डाउट कहां है बच्चे? फिर से बताने का नहीं रखा है बेटा। लास्ट स्टेप यूनिटरी मेथड है। 20 लीटर 100 लीटर, 1 लीटर 100/20 मतलब 5, तो 30 लीटर 330 इंटू 5 150 लीटर है। इज दिस क्लियर? ऑल राइट, आप सीख रहे हैं तो आप सबके सामने है एक नया कंसेप्ट। चलिए बात करते हैं एक नए कंसेप्ट पे, और करते हैं एक नए तरीके का सवाल, और फिर सवालों को हम धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। चलिए यार, आपके सामने एक नया कंसेप्ट दिख रहा है, परसेंट यील्ड। ये परसेंट यील्ड है क्या? सब लोग सुनेंगे ध्यान से। परसेंट यील्ड की आवश्यकता क्यों पड़ी है ना? तो अपने समझते हैं कि एफिशिएंसी, एक वर्ड आपने सुना होगा एफिशिएंसी। ठीक है, जब हम इनपुट देते हैं और जितना इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट नहीं मिलता, जितना हम इनपुट देते हैं उतना ही आउटपुट नहीं मिलता, तो अपन कहते हैं भाई साहब इसकी जो एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है। एफिशिएंसी, अगर हमने इनपुट दिया और जितना इनपुट दिया अगर उतना ही आउटपुट आ रहा है, जितना इनपुट दिया अगर उतना ही आउटपुट आ रहा है, तो अपन कहते हैं एफिशिएंसी है 100%। राइट? तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है, उसने एक पेपर अटेम्प्ट किया और पेपर के टोटल मार्क्स थे 100 मार्क्स। कितने मार्क्स थे? 100 मार्क्स। उस बच्चे के 100 में से 100 नंबर का पेपर था, उस बच्चे ने 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया। और आप सब इस बात से भली भांति परिचित हैं कि हम जितना अटेम्प्ट करते हैं उतना ही नंबर नहीं आता, कभी कभी आता है। 90 मार्क्स का अटेम्प्ट किया,
लेकिन उस बच्चे के जो ऑब्टेन्ड मार्क्स आए वो आए 80, वो आए 80। हमने कितना सोचा था 90, हमने कितना पाया है 80। जब हम जो सोचते हैं वो नहीं पाते हैं तो परसेंट यील्ड का सवाल बन जाता है। परसेंट यील्ड का सिग्निफिकेंस कब है, नीड कब आती है, जरूरत कब पड़ती है, परसेंट यील्ड की आवश्यकता क्या है। जितना हम सोचते हैं जब उतना नहीं पाते हैं तो परसेंट यील्ड का कंसेप्ट लगाते हैं। मतलब 90 नंबर हमने सोचा था, 80 नंबर हमने पाया है। मतलब जितना हमने इनपुट दिया, ये जो सोचा था इनपुट है, हम अटेम्प्ट करके आए, हम इनपुट देकर आए, लेकिन जो आउटपुट आया वो 80 आया, जो आउटपुट आया वो 80 आया। तो क्या हमारी एफिशिएंसी 100% है? नहीं है। तो भैया हमारी एफिशिएंसी कितनी है, हमारा यील्ड कितना है? जो यील्ड है वही एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता था, होता है, होता रहेगा, आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। आउटपुट कितना बच्चों? 80। इनपुट कितना बच्चों? 90 इनटू 100। दिस इज द परसेंट यील्ड ऑफ दैट स्टूडेंट, दिस इज द परसेंट यील्ड ऑफ दैट एस्पिरेंट। जब हम जितना सोचते हैं उतना नहीं पाते हैं तो परसेंट यील्ड का कंसेप्ट लगाते हैं। इसी बात को मैं केमिकल रिएक्शन में आपको समझाता हूं एक छोटे से सरल से न्यूमेरिकल के माध्यम से। ये मेरे पास एक रिएक्शन है, A + B gives AB। सवाल कह रहा है, बच्चों सुनते रहिएगा, सवाल कह रहा है A का 1 मोल है, B का 1 मोल है। सवाल कह रहा है A का 1 मोल है, B का 1 मोल है, AB का कितना मोल है? सवाल कह रहा है 0.5 मोल। 0.5 मोल is the observed value, 0.5 मोल is the obtained value, 0.5 मोल is the 80 नंबर। अब हम ये सोचते हैं कि इसका अटेम्प्ट कितना हुआ, हम ये सोचते हैं इसको होना कितना चाहिए था। इसके 1 मोल है, इसके 1 मोल है, तो इसके कितने मोल होने चाहिए थे? स्टोइचियोमेट्री 1 है, स्टोइचियोमेट्री 1 है, स्टोइचियोमेट्री 1 है, तो कितने मोल बनने चाहिए थे? 1 मोल। तो AB के कितने मोल बनेंगे? 1 मोल। मींस व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ AB, व्हाट इज द थ्योरेटिकल अमाउंट ऑफ AB, जो हमने हमारे मोल कंसेप्ट से लगाया, जो हमने हमारे मोल कंसेप्ट की मदद से निकाला। एक्सपेक्टेड और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ AB विल बी इक्वल टू 1 मोल। बोलो हाँ या ना। AB को 1 मोल बनना चाहिए था, AB को 1 मोल बनना चाहिए था, पर सवाल कह रहा है कि AB की जो वैल्यू है, AB की जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, AB की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 0.5 मोल है। 1 मोल होना चाहिए था पर 0.5 मोल है। जितना हमने सोचा उतना हमने नहीं पाया, मतलब परसेंट यील्ड का सवाल बन पाया। तो बच्चों परसेंट यील्ड इज इक्वल टू, मैं आपसे पूछ रहा हूं 0.5 अपॉन 1 करूं कि 1 अपॉन 0.5 करूं, 0.5 अपॉन 1 करूं कि 1 अपॉन 0.5 करूं। परसेंट यील्ड इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1 करूं कि 1 अपॉन 0. इनपुट कितना था, कितना हमने सोचा 1, कितना हमने पाया 0.5। तो बच्चों परसेंट इज इक्वल टू 0.5 अपॉन 1 इंटू 100 लगाया, आंसर 50% आया। अब जैसे मैं बोलूंगा वो फला रिएक्शन, ये फला रिएक्शन है ना, वो फला रिएक्शन का परसेंट यील्ड है 50%। अच्छा 50% परसेंट यील्ड है, मतलब जितना बनना चाहिए उसका 50% ही बनेगा। मैंने कहा वो फला बच्चे का परसेंट यील्ड है 50%, तो फला बच्चे का परसेंट यील्ड है 50%। ये कहने का मतलब हो गया क्या? अच्छा उसका परसेंट यील्ड 50% है, मतलब जितना वो अटेम्प्ट करके आएगा उसका 50% नंबर ही आएगा। उसने कहा सर मैं 600 नंबर अटेम्प्ट करके आया हूं और मुझे पता है उसका परसेंट यील्ड है 50%, मतलब उसके कितने नंबर आएंगे? कितने नंबर आएंगे? 300। कितने नंबर आएंगे? 300। समझिए बात को, परसेंट यील्ड हमें क्या बताता है कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है। ऑलराइट, अब आप इसे अगर फॉर्मूले की शक्ल में बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं, और मैंने आपको फील कराया कि आखिर परसेंट यील्ड है क्या। अब आप फॉर्मूले की शक्ल में बांधना चाहते हैं तो बांध सकते हैं। तो अपने सामने एक फॉर्मूला आ चुका है, परसेंट यील्ड इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100।
ऑब्जर्व्ड अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100। क्या ये फॉर्मूला याद करने में बहुत मेहनत लग रही है? क्या ये फॉर्मूला याद करने में बहुत मेहनत लग रही है? ऑब्जर्व्ड अमाउंट अपॉन थ्योरेटिकल अमाउंट इनटू 100। जो हमने सोचा जब वो नहीं पाया तो परसेंट यील्ड का कंसेप्ट लगाया। परसेंट यील्ड माने एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट माने ऑब्जर्व्ड अपॉन इनपुट माने थ्योरेटिकल इनटू 100। इज दिस क्लियर? अगर आप सीख गए हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है एक सवाल। करना चाहेंगे? आप सबके सामने स्क्रीन पर है एक सवाल, उसी फील से करो। मैं आपको देता हूं 1 मिनट, सभी लोग अटेम्प्ट करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C that will be produced from 20 moles of A that reacts with excess of B according to the reaction. The reaction दे रखी है 2A plus B gives 3C having 80% yield. मोनिका बेटा ने सबसे पहले सही आंसर दिया है। वेल डन। 48 is the wrong answer. शिवानी बेटा आंसर चेक करिए। 48 is 8 mole is also wrong answer. 16 is also wrong answer. Calculate the number of moles of C that will be produced from 20 moles of A that reacts with excess of B according to the reaction. 2A plus B gives 3C having 80% yield. मतलब उसकी जो yield है वो 80% है। yield 80% है और अपने को बताना है कि भैया वो कितना बना। मतलब जितना आप सोचोगे उतना तो नहीं बनेगा, उसका 80% बनेगा। ऑल राइट, मैं सवाल सॉल्व कर रहा हूं, आपको सफिशिएंट टाइम दे दिया मैंने। नाउ इट्स माय टर्न। आप में से जितने लोगों से बन गया, जिनका आंसर आ गया, नाउ अब आप सब स्क्रीन पे देखेंगे, ठीक है? रिएक्शन है यार, तो रिएक्शन लिख लेते हैं। 2A plus B gives 3C. ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C कैलकुलेट करना है और A के मोल दे रखे हैं 20, तो A के मोल है 20, C के मोल निकालने। बच्चा मुझसे कहता है सर B का, अरे B भैया एक्सेस में है तो कभी कम पड़ेगा नहीं, खूब है, खूब है वो, खूब। इज दिस क्लियर? तो चलिए मोल कंसेप्ट लगाते हैं। मोल कंसेप्ट लगाते हैं तो कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C अपॉन 3। यहां से अपने पास आएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज इक्वल टू 3/2 into नंबर ऑफ मोल्स से बोले तो 20, तो आ जाएगा 30 मोल्स। 30 मोल्स तो बनना चाहिए था, 30 मोल्स तो बनना चाहिए था। ये हमने सोचा है, ये हमने कंसेप्ट से निकाला है, ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये हमने सोचा है, ये हमने न्यूमेरिकली सॉल्व किया है। दिस इज द थ्योरेटिकल वैल्यू। 30 मोल बनने चाहिए थे, पर क्या 30 मोल बनेंगे? नहीं बनेंगे सर। 600 नंबर आने चाहिए थे, 30 मोल बनने चाहिए थे, और उसकी एफिशिएंसी कितनी है? यील्ड कितना? 80%। मतलब 30 मोल का कितना बनेगा? 80%। चाहे फॉर्मूले से कर लो चाहे ऐसे कर लो। कैसे? क्योंकि परसेंट यील्ड है 80%, यानी कि जो सी का आउटपुट होगा वो 80% ऑफ 30 होगा। और हम सब जानते हैं परसेंट का मतलब होता है 1/100, मतलब 80 इंटू 1/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन इंटू 30। आप इसको सॉल्व करें कितना आएगा? 24। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो फॉर्मूले से। तो परसेंट यील्ड इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता करना है, परसेंट यील्ड दे रखा है 80 इक्वल टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू 30 इंटू 100। सॉल्व करेंगे तब भी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितना? 24। किसी कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? अगर आप सीख रहे हैं और आपको सवाल करने में मजा आ रहा है तो बेटा आपका इंतजार कर रहा है अगला सवाल। अच्छा, इसका सॉल्यूशन प्रिंटेड है तो मैं ये जो मैंने सॉल्व किया उसे हटा देता हूं।
And the correct answer is 24 moles of C. 24 moles of C. Perfect. So next question is in front of you. बढ़िया सवाल है. .8 gram of H2S reacts with excess of SO2 to produce 8.2 gram of sulfur. Then determine the percent yield of the reaction. Then determine the percent yield of the reaction. Reaction here 2H2S plus SO2 gives 3S plus 2H2O. Gives 3S plus 2H2O. अपने को परसेंट यील्ड बताना है, चाहे तो फॉर्मूले से लगाएं चाहे फील करके लगाएं, आपको परसेंट यील्ड बताना है. रिएक्शन गिवन है, बैलेंस है, चेक करो, मोल में कन्वर्ट करो, सोचो को क्या दिया है, सोचो क्या पूछा है, उसका फॉर्मूला लिखो, सोचो जो फॉर्मूला लिखा उसमें क्या पता नहीं है वो पता करने की कोशिश करो, आंसर निकालो. Percent yield of the reaction. बिल्कुल सही जवाब है मोनिका, आज आप बिल्कुल आंसर पे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही हो. सबसे पहले क्या बात है, रिजल्ट के डर ने आपको बदल दिया. हाँ, जिनका आ रहा है 85.4, बेटा कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करे, इतना एग्जैक्ट आंसर नहीं चाहिए. कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करे. ओके, वेल डन, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं फर्स्ट क्लास में. ऑलराइट, अपने से पूछा क्या है, परसेंट यील्ड ऑफ द रिएक्शन. ऐसे कितने लोग हैं जो ये नहीं समझ पा रहे हैं साहब करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, करें तो करें क्या, रेज योर हैंड. ऐसे कितने लोग हैं जो ये नहीं समझ पा रहे साहब करें तो करें क्या. अरे सबसे पहले रिएक्शन लिखी है उसे बैलेंस कर लो, फिर सोचो हमसे पूछा क्या है, जो पूछा उसका फॉर्मूला लिख लो. देखो मैं आपकी लैंग्वेज में सोच रहा हूं, मैं आपकी लैंग्वेज सोच रहा हूं करना क्या है. यार सर ने कहा था परसेंट यील्ड है तो मन में परसेंट यील्ड का फॉर्मूला तो आ ही जाएगा. सबसे पहले परसेंट यील्ड का फॉर्मूला आएगा कि नहीं आएगा मन में. अगर फील नहीं आया तो फॉर्मूला तो आया, ऑब्जर्व वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100. हमसे पूछा क्या है, परसेंट. काश ये मिल जाए, ये मिल जाए, सो तो है ही सही, आंसर आ जाए, मजा आ जाए. यार अपने को पता कुछ है कि नहीं है, ये कुछ लिखा है. H2S और सल्फर की बात हो रही है. 6.8 ग्राम ऑफ H2S reacts with excess of SO2 to produce 8.2 ग्राम ऑफ सल्फर. सल्फर का मुझे वेट दे रखा है, मतलब ये जो दे रखा है दिस इज द एक्चुअल वैल्यू, दिस इज द ऑब्जर्व्ड वैल्यू. मतलब मुझे ऑब्जर्व्ड वैल्यू पता है, बस थ्योरेटिकल वैल्यू निकालना है. तो अब चलो थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं. तो चलिए देखते हैं कितना बनना चाहिए था. यार परसेंट यील्ड का सवाल है तो एक चीज तो आप सेट कर लो, जितना बना है उससे कहीं ज्यादा बनना चाहिए था. थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व्ड नहीं है तभी परसेंट यील्ड की बात कर रहा है. 100% पूछने के लिए आपसे नहीं सॉल्व कराएगा. ठीक है, तो 2H2S प्लस SO2 से बना 3 सल्फर प्लस 2H2O. ओके ओके, अब ये अपन ने रिएक्शन तो लिख ली. अब हमें किसकी बात कर रहा है, H2S की, और किसकी बात कर रहा है, सल्फर की. तो H2S और सल्फर में अपन लगाते हैं मोल कंसेप्ट, पर मोल कंसेप्ट को वेट में लगता नहीं, वो किस में लगता है, मोल में. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर अपॉन 3. तो यहां से आप सल्फर की मोल निकाल लेंगे. सल्फर की मोल इक्वल टू 3/2 इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S. नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो 32 प्लस 2 34. ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके आ गए, सल्फर के. मुझे निकालना क्या है, वेट. तो वेट क्या, अरे समझ में आ रहा है क्या यार, 3/2 into 6.8 upon 34 into 32. इसे आप सॉल्व करेंगे तो सल्फर का वेट आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.6 ग्राम. इतना बनना चाहिए था, इतना बनना चाहिए था,
पर इतना बना है, यानी कि परसेंट यील्ड का सवाल है। परसेंट यील्ड का फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू चिपकाइए, आंसर पाइए, कुछ के गीत गाइए। रिएक्शन गिवन है, रिएक्शन है 2H2S प्लस SO2 gives 3 सल्फर प्लस 2H2O। सबसे पहले रिएक्शन को लिखा, बैलेंस किया, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट किया। H2S के 6.8 ग्राम थे, तो मैंने लिख लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S इक्वल टू 6.8 अपॉन 34 व्हिच कम्स आउट 0.2 मोल। अब हम सल्फर की मोल निकाल लें, क्यों? क्योंकि वेट चाहिए। क्यों? क्योंकि जो दिया वो एक्चुअल है। हमें निकालना क्या है? परसेंट यील्ड। हमें क्या चाहिए? थ्योरेटिकल वैल्यू। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S अपॉन 2। सर ये कैसे किया आपने? मोल कांसेप्ट से। याद है कि नहीं याद है? कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन स्टोइकियोमेट्री। किसके मोल निकाल लिया? सल्फर के। तो सल्फर के मोल आ गए 3/2 into 0.2, इट कम्स आउट 0.3 मोल। मोल आ गया तो वेट आ गया। वेट कितना? 32 into 0.3 इक्वल टू 9.6 ग्राम। ये जो 9.6 ग्राम है, इस सल्फर की थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये सल्फर की थ्योरेटिकल वैल्यू है। ये सल्फर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। जो हम सोच रहे हैं ये वो वैल्यू है, और एक्चुअल वैल्यू 8.2 ग्राम है। 9.6 ग्राम बनना चाहिए था। 9.6 ग्राम बनना चाहिए था, और 8.2 ग्राम बना है। मतलब परसेंट यील्ड का सवाल है, तो परसेंट यील्ड इक्वल टू 8.2 बोले तो ऑब्जर्व वैल्यू 9.3 85.4%। अरे यार जो बना है उससे देखेंगे ना, 720 नंबर से अपना परसेंट यील्ड निकालोगे कि 600 से निकालोगे? एक बच्चे ने पूछा सर वाई फ्रॉम सल्फर नॉट फ्रॉम H2S। प्रोडक्ट से डिसाइड करें ना, जो बन रहा है उससे पता करें ना, कितने आए से कैलकुलेट करें ना। अटेम्प्ट 600 करके आए, तो 720 में 600 कैलकुलेट करें कि कितने आए उससे अपन परसेंटेज निकालें। अटेम्प्ट 600 करके आए 500, तो अपन जो परसेंट यील्ड निकालेंगे, ठीक है, सॉरी अपन ऐसे बोलते हैं, अटेम्प्ट 720 करके आए 650, तो जितने आए और जितना आपने अटेम्प्ट किया उसमें निकलेगा, रिएक्टेंट से नहीं प्रोडक्ट से निकलेगा। इज दिस क्लियर? ओके, सो आपके सामने है एक नेक्स्ट कंसेप्ट, बेहद ही आसान कंसेप्ट है, बेहद ही आसान कंसेप्ट है। परसेंट प्योरिटी। अगेन पहले मैं आपको फील कराऊंगा, फिर अपन फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है अपन फॉर्मूले में डाउट होते हैं, यार ऊपर था कि नीचे था, तो आपको फील करके भी आंसर देना आना चाहिए, इसीलिए उस कंसेप्ट की गहराई को समझो। जैसे अभी हमने बात की थी परसेंट यील्ड का, परसेंट यील्ड का मतलब क्या है, ठीक है, उसी प्रकार से कंसेप्ट आता है परसेंट प्योरिटी का। इसमें एक दो अच्छे सवाल है, जरा ध्यान सुनिएगा, ठीक है। परसेंट प्योरिटी का मतलब क्या है, मैं एक न्यूमेरिकल की मदद समझाता हूँ, फिर फॉर्मूले पे आता हूँ, ठीक है। सवाल लिखा है, सबको देखना है बेटा, मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप कर लोगे अच्छी बात है, लेकिन मैं सॉल्व कर रहा हूं उसे। कैल्शियम कार्बोनेट इज 90% प्योर। सवाल में पहले ही लिख दिया कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो 90% प्योर है। मतलब आप जितना अमाउंट लेकर रिएक्शन करा रहे हो, वो पूरा का पूरा अमाउंट रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जितना अमाउंट आप लेकर रिएक्शन करा रहे हो वो पूरा का पूरा अमाउंट प्योर नहीं है, वो पूरा का पूरा अमाउंट प्योर नहीं है। तो जो अमाउंट प्योर है केवल वही रिएक्शन करेगा। अब पूरा का पूरा अमाउंट प्योर नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि 90% प्योर है, कैल्शियम कार्बोनेट which is 90% pure, then calculate volume of CO2 collected at STP when 10 grams of calcium carbonate is decomposed। जब कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम डिकम्पोज होता है, जब कैल्शियम कार्बोनेट का 10 ग्राम डिकम्पोज होता है, तो अपने को CO2 का वॉल्यूम बताना है। अब देखो ये सवाल, अगर ये 90% प्योर नहीं लिखा होता, अगर ये नहीं लिखा होता, ठीक है ना, अगर ये 90% प्योर नहीं लिखा होता, तो अपन कैसे करते, अपन ऐसे करते सिंपल, अपन जैसा कर रहे थे, रिएक्शन लिखते, कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन की रिएक्शन लिखते, तो कैल्शियम कार्बोनेट से बन जाता कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, ऑलराइट। और फिर हम यहां से सीधे मोल कंसेप्ट लगाते, 10 ग्राम है, 10 ग्राम का मोल कन्वर्ट कर लेते, वहां से इसके मोल आ जाते, मोल से वॉल्यूम आ जाता। पर भाई इस सवाल में उसने बोला है कि जो ये कैल्शियम कार्बोनेट है वो 90% प्योर है,
मतलब जितना आप लेके चल रहे हो वो पूरा का पूरा रिएक्शन नहीं करेगा, उसका 90% ही कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी 10% है कचरा, और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो कैल्शियम ऑक्साइड नहीं बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड CO2 कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। तो हमें पहले ये पता करना होगा कि सच में कैल्शियम कार्बोनेट है कितना। ये तो बड़ा सिंपल सवाल है, बिना किसी फॉर्मूले के आप समझ जाओगे, अच्छा 10 ग्राम था, 90% प्योर है, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है, जो एक्चुअल वैल्यू है वो 90% ऑफ 10 है, मतलब 9 ग्राम है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो 9 ग्राम है। जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितने ग्राम है? 9 ग्राम। ठीक, तो जो रिएक्शन हो रही है वो किससे हो रही? 9 ग्राम से। तो जो रिएक्शन हो रही है वो किससे हो रही? 9 ग्राम से। जो प्रोडक्ट बनाएगा कौन बनाएगा? 9 ग्राम। CO2 का डिसीजन कौन लेगा? 9 ग्राम, ना कि 10 ग्राम, क्योंकि 1 ग्राम क्या है उसमें? कचरा। क्योंकि सवाल में क्या लिखा है? 90% प्योर, मतलब 10 का 90% मतलब 9। ऑलराइट, तो फिर वही अपन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। किसके मोल है ये? कैल्शियम कार्बोनेट के। जितने मोल कैल्शियम कार्बोनेट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। ऐसा क्यों समझ पाए क्या? क्योंकि दोनों की स्टोइचियोमेट्री कितनी है? 1 1। स्टोइचियोमेट्री है 1, मतलब दोनों के मोल इक्वल, दोनों के मोल इक्वल। तो CO2 के कितने मोल बच्चे? 9/100। पर क्या सवाल अपने CO2 का मोल पूछा है? नहीं पूछा है। क्या पूछा है? वॉल्यूम। हम सब बचपन से एक फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर। तो यहां से बेटा वॉल्यूम क्या हो जाएगा? N इंटू 22.4। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इक्वल टू 9/100 इंटू 22.4। सॉल्व करेंगे तो आएगा 2.016 लीटर। मुझे कहना क्या था, मैंने परसेंट प्योरिटी का फॉर्मूला बिना बताए, परसेंट प्योरिटी की बहुत बड़ी बड़ी बातें किए बिना आपने से फील करके आंसर निकाला, एंड आंसर इज 2.01 लीटर। व्हाट आई वांट टू से कि जब परसेंट प्योरिटी की बात करता है तो आपको समझ जाना है कि जितना सैंपल ले रहे हैं पूरा का पूरा सैंपल रिएक्ट नहीं करेगा, जितना वो प्योर है उतना ही रिएक्ट करेगा। जब आप लिखते हो N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया, तो उसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है। जब आप लिखते हो कैल्शियम कार्बोनेट से बना कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड CO2 बना रहा है। जो इंप्योरिटी है, जो अदर चीजें हैं, वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 नहीं बनाएंगे। सो अगर मैं इसे फॉर्मूले की शक्ल दूं तो कैसे कहूंगा? आप थोड़ा सा उल्टा सोचते हैं कि अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट 10 ग्राम है। कितने ग्राम है? 10 ग्राम। पर उसमें से प्योर कितना है? 9 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट कितना लिया मैंने? ये हाथ में लिया 10 ग्राम है ना, ये हाथ में 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस 10 ग्राम में से केवल 9 ग्राम ही प्योर है। कितने ग्राम लिए थे? 10 ग्राम। कितने ग्राम प्योर है? 9 ग्राम। तो बताओ परसेंट प्योरिटी कितनी, वो कितने परसेंट प्योर है? आप क्या कहोगे? कितने ग्राम प्योर है? 9। इनिशियल कितना था? 100। परसेंट का फॉर्मूला याद करो, जो हमने सोचा, जो हमने पाया, याद है क्या? 9/10 इंटू 100 बोले तो 90%, या उल्टा सोचो, अच्छा 90% है मतलब 9 है। तो इसी को मैं एक फॉर्मूले की शक्ल दे रहा हूं, तो जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? परसेंट प्योरिटी इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल। परसेंट प्योरिटी इज इक्वल टू weight of pure sample upon weight of impure sample into 100। weight of pure मतलब 9 ग्राम, weight of impure मतलब 10 ग्राम। तो 9/10 into 100 मतलब 90 ग्राम, मतलब 90%। इसी चीज को हम और अच्छे ढंग से समझने के लिए कुछ एक न्यूमेरिकल और करते हैं। मुझे तो बस ये कहना था कि परसेंट यील्ड और परसेंट प्योरिटी, ये दो कंसेप्ट हैं, इनको आप बेसिक तरीके से फील करिए। परसेंट यील्ड को अपन ने कैसे फील किया? जो हमने सोचा वो नहीं पाया, तो परसेंट यील्ड का कंसेप्ट लगाया। तो परसेंट यील्ड का फॉर्मूला हो गया ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू इनटू 100। ठीक उसी प्रकार से परसेंटेज प्योरिटी पे, जितना हम सैंपल लेते हैं उसमें से कुछ इंप्योरिटी होती है, तो फिर अपन ने यहाँ पे एक फॉर्मूला बना लिया, परसेंट प्योरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस, वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। एक बच्चा मुझसे कह रहा है, सर उस सवाल को आप फॉर्मूले से बताएं। चलो फॉर्मूले से बता देते हैं। उस सवाल को फॉर्मूले से बताएं, इस सवाल को फॉर्मूले से बता देते हैं यार। तो अभी मैंने आपको
परसेंटेज प्योरिटी। सुनिएगा बेटा जरा ध्यान से, 1 मिनट और लगेगा, सभी लोग सुन लीजिएगा। इसी सवाल को हम लोग फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो जिसका डाउट था सभी लोग इवन मुझे बताएंगे परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है। बोलेंगे परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला क्या है? बोलो बोलो बोलो। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू बोलो वेट ऑफ बोलो प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। परसेंटेज प्योरिटी कितना दिया है? 90। 100 धर लिया और 90/100 क्या निकालना है? वेट ऑफ प्योर सैंपल। वेट ऑफ प्योर सैंपल इम्प्योर कितना दिया हुआ है? 10। तो यहां से कितना आ जाएगा वेट ऑफ प्योर? वेट ऑफ प्योर इक्वल टू 9 ग्राम। ये बच्चे मुझसे वो पूछ रहे हैं जो इतना डरते हैं फील करने से। सर आप तो फॉर्मूले से बताओ, तो फील मत करो यार, इसके लिए मैं फॉर्मूला लगाऊं क्या? कैसी बातें कर रहा हूं? इतना डर उनके मन में बैठा है नंबर को फील करने के लिए, और चाहते फॉर्मूले में आंसर पुट करो, आंसर निकालो। ऐसा नहीं है यार, नंबर को फील करना पड़ेगा, तो न्यूमेरिकल का भी ट्विस्ट नहीं आएगा आपको, सब कुछ ऑब्वियस लगेगा। ऑलराइट, सो ये आ गया अपने पास वेट ऑफ प्योर सैंपल। पर सवाल हमसे वेट ऑफ प्योर थोड़ी पूछता, नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम पूछा था, तो फिर वही सारा किस्सा, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये किसके मोल है? कैल्शियम कार्बोनेट के। ये किसके बराबर होंगे? मोल ऑफ CO2 के। CO2 के मोल कितने? 9/100। हमसे पूछा क्या है? वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल आ गया तो वॉल्यूम निकाल लोगे क्या? नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.4, तो वॉल्यूम आ जाएगा यहां से नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4। सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.016 लीटर। आई होप आप सबको क्लियर हुआ यार, ऐसा नहीं चलेगा। सबको क्लियर हुआ क्या? यस 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 यस। अगर आप सीख गए हैं बच्चों, तो आप सबके सामने आपकी स्क्रीन पर है एक थोड़ा सा बेहतर सवाल। अगला वाला और अच्छा है, अटेम्प्ट करेंगे। इसमें मुझसे सबसे पहले बच्चे पूछते हैं सर रिएक्शन कैसे लिखें? मेरा जवाब है सोचो। सर रिएक्शन कैसे लिखें? सोचो। 4 gram of impure sample of calcium carbonate on treatment with excess HCl produces 0.88 gram of CO2. Find the percentage purity of calcium carbonate sample. Find the percentage purity of calcium carbonate sample. शानदार जवाब वैष्णवी बेटा, शानदार। वैष्णवी ने सबसे पहले आंसर दिया है इस बार। 31% is the wrong answer. 22% is also wrong. मोनिका बेटा आपका आंसर गलत है। सही आंसर नहीं बता रहा हूं मैं, अभी गलत बता रहा हूं, पहले आप ट्राई तो करें, वरना भाई क्लास वाला हाल होगा। सही आंसर मैंने बताया नहीं कि आप सबका आंसर सही आ जाएगा, सबका आंसर लाइन सही आ जाएगा, है ना? आप अपना आंसर बताएं। दिस इज द बेस्ट थिंग इन डिजिटल क्लास, क्या आप सच में अपना ही आंसर बताते हो, वरना क्लास में होता है एक बच्चे ने कहा एक्स, सबने कहा सर हमारा भी हमारा भी हमारा भी हमारा भी, ऐसा नहीं। ऑल राइट, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, लेकिन कुछ बच्चों ने गलत आंसर दिया। सो आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सभी लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। 4 gram of impure sample of calcium carbonate on treatment with excess HCl produces 0.88 gram of CO2. Find the percentage purity of calcium carbonate. मन में फॉर्मूला बैठा हुआ है, चलो पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं यार, जो पूछा उसका फॉर्मूला लिख ले। परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सैंपल, वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल, वेट ऑफ इम्प्योर सैंपल इनटू 100। यार परसेंटेज प्योरिटी पूछा है, प्योर सैंपल का वेट इम्प्योर सैंपल का वेट मिल जाए, मजा आ जाए। अपने को दिया क्या है? इम्प्योर दिया है, प्योर पता कर ले, मतलब कितने ने रिएक्शन किए पता कर ले। जैसा वो कैल्शियम कार्बोनेट वाला भी हम सोच रहे थे, था तो 10, पर रिएक्शन कितने ने करी? 9 ग्राम में। तो प्योर कौन है? 9 ग्राम की 10 ग्राम, 9 ग्राम। प्योर कौन है? 9 ग्राम की 10 ग्राम, 9 ग्राम। तो उसी प्रकार से यहां पता करो कि प्योर कौन है,
मतलब पता करो कि भाई रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट कितना था, कितने कैल्शियम कार्बोनेट ने पार्टिसिपेट किया। समझ रहे हो क्या? तो चलो रिएक्शन लिख ले। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन होगा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। Now all we have to do is we have to calculate the actual amount of calcium carbonate reacted. अपने को किसका वेट दिया है? CO2 का। तो क्या निकाल ले? मोल। मोल तो सबसे पहले निकालना है यार, यही तो मोल में है ताकत। मोल सबसे पहले निकालो। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। समझ रहे हो क्या? तो CO2 का मोल आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मोल आ जाएगा। ये वो मोल होगा जो रिएक्ट करेगा, ये वो मोल होगा जो रिएक्ट करेगा। फिर इस मोल से क्या आ जाएगा? वेट। और वो जो वेट आएगा वो कौन सा वेट होगा? प्योर सैंपल का। ये किसका मोल आया बेटा? CO2 का। CO2 के मोल से किसका मोल आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट का। क्या मोल से वेट निकल जाएगा? बोलो यार सोनो। क्या मोल से वेट निकल जाएगा? अच्छा अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, मैं किसी और सवाल में कर रहा हूं। एक मिनट, ये सवाल में रिएक्शन अलग है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सब पे रिएक्शन लिख लेंगे अपन। कैल्शियम कार्बोनेट, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही। मैंने सवाल देखा ही नहीं, मैं सॉल्व कर रहा था। एक मिनट, ये सवाल HCl वाला है। ऑलराइट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, CO2 बना है तो सबको दिख रहा है ना यार, CO2 बना। अब CO2 बना, क्या बचा? एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो साथ में क्या बनेगा? H2O। साथ में और क्या बनेगा? CaCl2। रिएक्शन लिख लिया अपन ने, जिसको रिएक्शन लिखने में दिक्कत आ रही थी। अब इसे बैलेंस कर लें। ओके, अब इसे बैलेंस कर लें क्या? अच्छा, कुछ बच्चे रिएक्शन लिख पाए थे यार, लो मैंने रिएक्शन लिख दी, अब तो आप कर लोगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर रिएक्शन नहीं लिख पा रहे थे, मैंने रिएक्शन लिख दी, अब आप बैलेंस कर लें। अब तो मुझे आंसर बताइए। ठीक है चलो, और दिया मैंने आपको 30 सेकंड। आंसर नहीं बताया जाएगा। आप अपने आंसर पे विश्वास रखें कि जो मैंने लिखा है, जो मैंने सोचा है, जो मैंने कंसेप्ट लगाया वो सही है। अपने आंसर को तोड़ मड़ोड़ के सोच लो नहीं यार, यही होना चाहिए। वेल, रिएक्शन आपके सामने लिख दिए मैंने। अब रिएक्शन को बैलेंस करें, वही जो कंसेप्ट आपको बता रहा था, थोड़ा सा रिएक्शन के फॉर्म में। तो ये आपके सामने लिखिए रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl से बना CaCl2 प्लस H2 प्लस CO2। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये CO2 का मोल निकाल लें। तो CO2 के मोल आ गए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गए 2 × 10⁻²। अब CO2 के मोल से हम लोग निकालेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का मोल। तो लगा देते हैं मोल कंसेप्ट। क्या लगाएं यार? वैलेंसी सीधे बोलते ना, जितने CO2 के मोल उतने कैल्शियम कार्बोनेट के मोल। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, यानी कि जितने CO2 के मोल उतने ही कैल्शियम कार्बोनेट के मोल। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे? 2 × 10⁻²। कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल होंगे? 2 × 10⁻²। मोल आ गया तो क्या वेट आ जाएगा? आ जाएगा। 2 × 10⁻² × 10⁻²। कितने ग्राम आ गया? 2 ग्राम। मतलब ये वो वेट है जिसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, ये वो वेट है जिसने रिएक्शन पार्टिसिपेट किया। तो दिस इज द रिएक्टेड वेट। रिएक्टेड वेट आ गया 2 ग्राम। इंप्योर कितना है? 4 ग्राम। तो 2/4 × 100 कितना परसेंट आ गया? 50%। एंड द करेक्ट आंसर इज 50%। करेक्ट आंसर इज 50%। इज दिस क्लियर? आप सब अगर सीख गए हैं तो आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं कौन सही जवाब देता है। बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज गुड वन। आप सबके सामने स्क्रीन पर है अगला सवाल। हां, ऐसा कौन है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा इस सवाल में करे तो करे क्या? इस सवाल में करे तो करे क्या? ऐसा कौन है जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है इस सवाल में करे तो करे क्या? रेज योर हैंड। स्टार्ट कहां से करें सर, ये बता दो आप तो, स्टार्ट कहां से करें? अरे बेटा यार देखो कितना आसान है, ये तो समझ में आ गया ना कि परसेंट प्योरिटी पूछा है।
ये वही वही तो सवाल हुआ पहले वाला, एग्जैक्टली पहले वाला सवाल है। यहां 4 लिखा है, यहां 17.4 लिखा है, यहां रिएक्शन ये वाली है, ये वाली रिएक्शन है, और वहां रिएक्शन ये वाली है। कहां सवाल में कोई दम है? वहां 0.88 ग्राम है, यहाँ 6.72, एग्जैक्टली डिट्टो वही सवाल है यार। कितना आसान है। हाँ, एक नया आ गया एमएन का मॉलिक्यूलर वेट। तो सवाल सॉल्व करें क्या? अपने सामने रिएक्शन दी हुई है और अपने से पूछा है परसेंटेज प्योरिटी। तो चलो CO2 का अपन पहले एग्जैक्ट वेट निकाल लेते हैं। तो CO2 के मोल निकाल ले, मोल से MnO2 के मोल आ जाएगा, MnO2 का मोल आएगा तो उसका वेट आ जाएगा, वेट आएगा। कहां सवाल में पूछे? इसका आंसर तो बनता था यार, आप सबका आंसर आना चाहिए था इसका। नहीं नहीं नहीं, आप सवाल बड़ा देख के डर गए, आप सवाल बड़ा देख के डर गए, या तो आप कैलकुलेट नहीं करना चाहते कौन सॉल्व करे, सर आप ही दे दो सॉल्यूशन, ऐसा नहीं। द करेक्ट आंसर इज 75%। नहीं, जो बच्चे सॉल्व नहीं किए, बहुत सारे बच्चों ने मुझे आंसर देखा, लाइन से लिखा हुआ है आंसर, ऐसा नहीं कह रहा हूं, जिन नो सॉल्व नहीं कर उनसे कह रहा हूं। अब वो करना पड़ेगा यार, करना पड़ेगा। फ्रॉम फर्स्ट डे आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, फ्रॉम फर्स्ट डे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 75%। देखिए कैसे कर रहे हैं, वही जो मैंने कहा, सबसे पहले CO2 के मोल निकालें। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अब कैसे निकाले? वेट वाला फॉर्मूला कि वॉल्यूम वाला फॉर्मूला? वॉल्यूम वाला। 6.72 अपॉन 22.40.3, ये आ गया अपने पास CO2 के मोल। CO2 के मोल से अपन किसके मोल निकाल लें? MnO2 के मोल। तो MnO2 के मोल कितने? 0.32, हाँ, कितना आ गया? 0.15, ये आ गया MnO2 का मोल। अब इस मोल से अपन क्या निकाल लें? वेट। सर ये वेट क्यों निकाल रहे हो आप यार? जो दिया है वो अगर पूरा का पूरा प्योर है या इम्प्योर है, ये पता करने के लिए आपको थ्योरेटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब जो मैंने सबसे पहला सवाल लिया, ठीक है, ये 4 ग्राम वाला। अब 4 ग्राम में जो हमने ये कैल्शियम कार्बोनेट का वेट निकाला 2 ग्राम, अगर ये 4 ग्राम ही आ जाता तो हम क्या कहते? सर जितना लिया था उतना ही रिएक्ट कर रहा है, यानी कि पूरा का पूरा प्योर है। अब मुझे पता कैसे चले कि रिएक्ट कितना कर रहा है? तो 70.4 लिया था, अब पता तो कर ले कि 17.4 ही रिएक्ट कर रहा, कुछ और रिएक्ट कर रहा, ठीक है। तो जितना रिएक्ट कर रहा वही तो प्योर प्योर अमाउंट है। कितना रिएक्ट कर रहा, ये मोल कंसेप्ट से लगाओ कि इसके इतने मोल को इतना मोल, मोल से वेट मतलब इतना वेट रिएक्ट कर रहा। क्लियर है क्या? तो अपन ने निकाल लिया परसेंटेज प्योरिटी इक्वल टू वेट ऑफ प्योर सैंपल। ये जो वेट है ना, दिस इज द वेट ऑफ प्योर सैंपल, दिस इज द वेट ऑफ प्योर सैंपल अपॉन theoretical वैल्यू अपॉन वेट ऑफ प्योर सैंपल 17.4। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 75%, आंसर आएगा 70.5। बोलिए सौम्य बेटा क्या डाउट है? डाउट बोलिए, लिखिए लिखिए, डाउट लिखिए, क्या डाउट है? डाउट लिखिए, जिन बच्चों का डाउट है वो डाउट लिखें। एक ही तरह का सवाल किया, डाउट क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 कैसे निकालें? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 कैसे निकालें? किसके बारे में बात हो रही है? CO2 की। किसका निकालना है? MnO2 का। तो यार अभी तो मैंने आपको मोल कंसेप्ट बताया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 अपॉन 1 बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 अपॉन 2। किसका मोल निकालना है? MnO2 का। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, कितने मोल आए? 0.3 अपॉन 2, मोल आ गया, वेट निकल जाएगा। वेट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ये 87 क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MnO2 इक्वल टू 87। कैसे पता चलेगा कि इंप्योर कौन है? जो ये सैंपल दे रखा है, क्योंकि परसेंट प्योरिटी पूछ रहा है, तो पहले समझो, परसेंट प्योरिटी पूछ रहा मतलब जितना हम लेके चल रहे हैं सारा का सारा प्योर नहीं है, मतलब इसमें कुछ इंप्योरिटी है। सारा इंप्योर भी नहीं है, सारा इंप्योर होता तो फिर CO2 कहां से बनता? जब सारा का सारा कचरा होता CO2 कहां से बनता? कुछ MnO2 है ना, तो कितना MnO2 है वही तो पता करना है। तो कैसे पता करें? रिएक्शन से। करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ऑब्वियसली करने के और भी तरीके हो सकते हैं, ठीक है क्या? ठीक है क्या? ऑल राइट, अगर आप सीख गए तो आप सबके सामने है स्क्रीन पर नेक्स्ट कंसेप्ट। अब जो हम सीखने वाले हैं बड़ा मजेदार है, आप सबका ध्यान चाहिए, गहरी सांस ले ले, कॉपी पेन उठा ले, अब टाइप कुछ नहीं करना, आप सुनना है सुनना है सुनना है, ठीक है। जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस स्टार्ट हुआ था, या जब हमने मूल कंसेप्ट स्टार्ट किया था, तो मैंने कहा था क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के अपने पास 3 मेथड है।
ठीक है। कोई भी सवाल जो क्वालिटी पे बेस्ड है उसको करने का 3 मेथड होता है। एक होता है मोल कंसेप्ट, एक होता है पीओएसी और तीसरा होता है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। इन तीनों मेथड की अपनी अच्छाइयां हैं, अपनी बुराइयां हैं। अपने को तो मोल कंसेप्ट और कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ढंग से आना चाहिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का कोई भी सवाल है तो वो इन दोनों कंसेप्ट से, मोल कंसेप्ट से और कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से बन जाएगा। मोल कंसेप्ट की अच्छाई ये है कि वो कभी फेल नहीं होता। मोल कंसेप्ट की अच्छाई ये है कि वो कभी फेल नहीं होता। मोल कंसेप्ट हर सवाल में लगता है और हमारे एग्जाम में जितने सवाल आते हैं, आए हैं, अक्सर मोल कंसेप्ट सॉल्व हो जाते हैं। अक्सर 99% केसेस में हो जाते हैं। मोल कंसेप्ट की आप बुराई कह दो वो ये है कि जब कभी मोल कंसेप्ट लगाना होता है तो हमें सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होता है, उसे बैलेंस करना होता है। बिना बैलेंस किए, बिना लिखे आप मोल कंसेप्ट को नहीं अप्लाई कर सकते। और तभी मैंने आपको रूल भी बताया था, मोल कंसेप्ट लगाना है तो सबसे पहले रिएक्शन को लिखना होगा, उसे बैलेंस करना होगा, सभी डाटा को मोल में कन्वर्ट करना होगा। फिर अगर एक रिएक्टेंट है तो यूनिटी मेथड लगाना होगा, अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो एलआर पता करना होगा और फिर सभी सवालों का जवाब एलआर से देना होगा। रिएक्शन को लिखकर बैलेंस करना मोल कंसेप्ट की जान है और मोल कंसेप्ट लगाने वालों के लिए वही एक हेडेक है यार, इतना करना पड़ेगा। मोल कंसेप्ट से भी बेटर कंसेप्ट है कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट में ना तो आपको रिएक्शन को लिखने की आवश्यकता है, ना तो आपको रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता है। बस कोई आपसे ये कह दे कि ए और बी की रिएक्शन हुई, उससे सी और डी बना। रिएक्टेंट की आपस में रिएक्शन हुई, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सोचने की आवश्यकता नहीं। अगर वो हुआ, अगर रिएक्शन हुआ, अगर ए और बी की रिएक्शन हुई, अगर प्रोडक्ट बना, तो आप उसमें कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगा सकते हैं। जो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो एक लॉ पे बेस्ड है। जो कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट है वो एक लॉ पे बेस्ड है और उस लॉ को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये लॉ कहता है जब कभी कोई रिएक्शन होती है, वो क्यों हो रही, वो कैसे हो रही, उसके पीछे की मैकेनिज्म क्या है, वी डोंट हैव टू थिंक सच थिंग, बट वन थिंग इज always true as per law of equivalence that gram equivalent of A is equal to gram equivalent of B is equal to gram equivalent of C is equal to gram equivalent of D. It doesn't matter what is the mechanism of the reaction. It doesn't matter what is the reason behind the reaction. It doesn't matter what are the reactants. It doesn't matter what are the products. The thing which matter as per the concept of gram equivalent is gram equivalent of each reactant and each product must be equal. मतलब अगर अपने को ग्राम इक्विवेलेंट लगाना है तो सभी के ग्राम इक्विवेलेंट को इक्वेट करना होगा। मन में सवाल आया, सर ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? सर ग्राम इक्विवेलेंट होता क्या है? व्हाट इज दिस ग्राम इक्विवेलेंट? तो आखिर ग्राम इक्विवेलेंट है क्या? सबसे पहले मैं आपको ये सारा का सारा टॉपिक ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूले से बताऊंगा, फिर फील्ड से बताऊंगा। ऑलराइट, तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला बता रहा हूं और आप सब फॉर्मूला याद करने की कोशिश करेंगे। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सर एक मिनट सर आपने कहा ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट का आपने फॉर्मूला बताया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। चलो मान लेते हैं यही होता है, वेट समझ में आता है। ग्राम इक्विवेलेंट आप बताने जा रहे थे, सर ये इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? ओके, तो पहले मैं आपको इक्विवेलेंट वेट बता देता हूं। सो इक्विवेलेंट वेट is equal to molecular weight or atomic weight for an atom upon an factor। सर एक मिनट, आप इक्विवेलेंट वेट बताने वाले थे, मॉलिक्यूलर वेट समझ में आता है, एटॉमिक वेट समझ में आता है, सर ये एन फैक्टर क्या होता है? अच्छा, तो पहले मैं एन फैक्टर बता देता हूं। ओके, ग्राम इक्विवेलेंट को समझना है तो इक्विवेलेंट वेट को समझना होगा, इक्विवेलेंट वेट को समझना होगा तो पहले एन फैक्टर को समझना होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं आखिर एन फैक्टर होता क्या है। तो पहले अपन एन फैक्टर की बात कर लेते हैं। एन फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी फैक्टर।
एन फैक्टर जिसे हम लोग कहते हैं वैलेंसी फैक्टर, ये जो एन फैक्टर होता है उसका कैलकुलेशन अलग अलग केस में अलग अलग तरीके से होता है। नॉन रेडॉक्स के लिए अलग कैलकुलेशन है, अलग केस है, अलग रूल है, और रेडॉक्स के लिए अलग कैलकुलेशन अलग रूल है। मतलब जब आप ये दोनों टॉपिक पूरा पढ़ोगे तब एन फैक्टर की सारी कहानी को जानोगे, क्योंकि अभी हम रेडॉक्स नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आपको केवल नॉन रेडॉक्स के बारे में बताऊंगा। एन फैक्टर की आधी कहानी जितनी हमारी यहां जरूरत है वही सुनाऊंगा। इज दिस क्लियर? ऑलराइट, तो अपने को एन फैक्टर समझना है ताकि इक्विवेलेंट वेट को समझ ले, ताकि ग्राम इक्विवेलेंट को समझ ले। अब चलो बात करते हैं एन फैक्टर पे। साहब एन फैक्टर होता क्या है? अब एन फैक्टर मतलब वैलेंसी फैक्टर मैं बताने वाला हूं फॉर नॉन रेडॉक्स केस। मतलब यहां ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहां रिडक्शन नहीं हो रहा है, इसलिए तो किसके लिए अपन बात करें? सबसे पहले आता है साहब जो एन फैक्टर है, ठीक है, केस वन, किसी भी आयन के लिए क्या होता है? किसी भी आयन के लिए जो एन फैक्टर होता है, बच्चों सोना नहीं, सुनते चलो, किसी भी आयन के लिए जो एन फैक्टर होता है वो चार्ज होता है। क्या होता है? चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा Na प्लस का एन फैक्टर कितना, क्या बोलोगे? 1। मैंने आपसे पूछा बैरियम 2 प्लस का एन फैक्टर कितना, क्या बोलोगे? 2। मैंने आपसे पूछा Al3 प्लस का एन फैक्टर कितना, क्या बोलोगे? 3। मैंने आपसे पूछा FeCN होल 6 3 माइनस का एन फैक्टर कितना, क्या बोलोगे? 3। किसी भी आयन का एन फैक्टर उसका चार्ज होता है। अब दुनिया में केवल आयन तो नहीं होता, नहीं होता, कभी कभी एसिड होता है। किसी भी एसिड का जो एन फैक्टर है वो उसका मैक्सिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन होता है। मैक्सिमम कितने H प्लस आयन रिप्लेस हो सकते हैं या किसी रिएक्शन में हो रहे हैं? मतलब मैंने आपसे पूछा H2SO4 और इसी को ही मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन को अपन बोलते हैं बेसिसिटी। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी। तो किसी एसिड का एन फैक्टर क्या होता है? बेसिसिटी। जो कि क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन। जरा सुनना ध्यान से बच्चों और जवाब भी देना होगा आपको। H2SO4 में मैक्सिमम कितने H प्लस आयन रिप्लेस हो सकते हैं? H2SO4 में मैक्सिमम कितने H प्लस आयन रिप्लेस हो सकते हैं? 2। पर अगर रिएक्शन लिख के दे दूं और वहां एक ही H प्लस आयन रिप्लेस हो रहा तो उसका एन फैक्टर 1 होगा। अगर कुछ न लिखा हुआ है, कुछ न बोला हुआ है तो एन फैक्टर 2 होगा। बट अगर मैं रिएक्शन लिख के दे दूं, मैं ऐसे लिखूं H2SO4 और एक H प्लस रिमूव हो रहा है, HSO4 माइनस कोई सॉल्ट बन रहा है, मैं पूछूं बताओ अब एन फैक्टर कितना, आप क्या बोलेंगे? 1। हेलो, क्या बोलेंगे? 1। पर अगर कुछ न लिखा हुआ है, कुछ न बोला हुआ है तो आप सिंपली मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन काउंट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से मुझे बताओ HCl का एन फैक्टर कितना? 1। बताओ HNO3 का एन फैक्टर कितना? 1। बताओ H3PO4 का एन फैक्टर कितना? H3PO4 का एन फैक्टर कितना? 3। बताओ H3PO3 का एन फैक्टर कितना? H3PO3 का एन फैक्टर कितना? 2। बेटा 3 नहीं 2। H3PO3 का एन फैक्टर कितना? 2। H3PO2 का एन फैक्टर कितना? H3PO2 का एन फैक्टर कितना? 1। 3 नहीं 1। H3BO3 का एन फैक्टर कितना? बोरिक एसिड का एन फैक्टर कितना? H3BO3 का एन फैक्टर कितना? 3 नहीं 1। ये सारे केसेस आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इन पे बात यहां नहीं करूंगा, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बट अभी मैं आपको बता रहा हूं जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व आएंगे आपको याद रखना है। इसका पूरा किस्सा आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों जितने हाइड्रोजन दिख रहे होते रिप्लेस नहीं होते, ऑल एवरीथिंग इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑलराइट, तो हमने कहा साहब ठीक है एसिड का बेसिसिटी ऐसे ऐसे होता है, आपको याद रखना है H3PO4 H3PO3, इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हो, जितने ऑक्सीजन है उससे कम। कितने ऑक्सीजन? 4 3। कितने ऑक्सीजन? 3 2। कितने ऑक्सीजन? 2 1। इज दिस क्लियर? फास्फोरस के लिए ठीक है क्या? ठीक है क्या बच्चे? हाँ H3BO3 का मैं बता दूं क्या? सब पढ़ोगे यार आके, चलो बता ही देता हूं। H3BO3 का फैक्टर 1 क्यों होता है? एक्चुअली ऐसा होता है, ये बोरॉन है, ये है OH, ये है OH, ये है OH, है ना? तो इसमें होता है वैकेंट पी ऑर्बिटल।
तो ये H प्लस देने की बजाय OH माइनस आयन एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे बनता है BOH होल 4 माइनस, और इसी वजह से इसका फैक्टर 1 होता है, नॉट बिकॉज ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन बट बिकॉज OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है क्या? इज दिस क्लियर? ये तो हो गया एसिड का। ठीक उसी प्रकार से आता है अपने पास बेस। बच्चों सुनो सुनो, बहुत काम की बात आने वाली है, मैं क्लास 5 मिनट एक्सटेंड करूंगा। बेस का फैक्टर क्या होता है? बेस का फैक्टर होता है एसिडिटी। किसी भी बेस का मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन। बोले तो NaOH का फैक्टर आप सब बोलेंगे 1, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फैक्टर आप सब बोलेंगे, जोर से बोलो, जहां बैठे हो जोर से बोलो, कितना? 2 AlOH होल थ्राइस का फैक्टर कितना बच्चों? 3। ठीक उसी प्रकार से किसी भी सॉल्ट का फैक्टर, किसी भी सॉल्ट का फैक्टर, जो सॉल्ट का फैक्टर होता है वो होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज एक्सक्लूडिंग वाटर। अगर किसी हाइड्रेट में वाटर है तो वाटर को काउंट नहीं करना है। टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज इज एन फैक्टर ऑफ सॉल्ट। एक मिनट, अपन क्या पढ़ रहे हैं? एन फैक्टर। ठीक है सर, एन फैक्टर का रूल है, ये है, याद कर लेंगे, आधी कहानी रिडॉक्स में आएगी तो वहां ढंग से आपको सारा किस्सा समझ में आ जाएगा। अभी जो मैंने बताया, बस मुझे आपको सिखाना क्या है? कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। और ग्राम इक्विवेलेंट क्या आता है? इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर। तो एन फैक्टर मैंने आपको बताया, एन फैक्टर ये होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, दीज आर द रूल्स। ठीक है? और एन फैक्टर क्यों बताया? एन फैक्टर क्यों बताया? ताकि आपको मैं क्या बता पाऊं? इक्विवेलेंट वेट। एन फैक्टर क्यों बता पाया? ताकि आपको मैं क्या बता पाऊं? इक्विवेलेंट वेट। तो चलो मैं आपको बताता हूं इक्विवेलेंट वेट। मुझे आप सबका ध्यान चाहिए प्लीज यार। तो मैं आपको इक्विवेलेंट वेट के दो मेथड बताऊंगा, एक बताऊंगा फॉर्मूला मेथड, एक बताऊंगा फील मेथड। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्मूला मेथड की। इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट अपॉन एन फैक्टर। अरे वो जो मैंने ट्रिक बताया था ऑक्सीजन से एक कम वाला, वो केवल फास्फोरस के लिए यार, सुनते नहीं हो ध्यान से बेटा, खो जाते हो आप लोग, दूसरा ब्राउजर खोल के बैठते हो घर में। सॉल्ट के लिए फैक्टर होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज। कुछ एग्जांपल देख लें क्या? एक मिनट को आते हैं यार, कुछ बच्चों के सॉल्ट में डाउट है। देखो देखो देखो, इधर देखो सब लोग, देखो देखो, NaCl, NaCl में Na पे कितना चार्ज है? +1। एन फैक्टर कितना? 1। AlCl3 में Al पे कितना चार्ज है? +3। एन फैक्टर कितना? 3। Na2SO4 में कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2। एन फैक्टर 2। कहां डाउट है यार? इतना अभी बहुत है अपने लिए इस चैप्टर में। ठीक है क्या? बाकी ये टोटल एन फैक्टर का 30% है। कंप्लीट एन फैक्टर की नॉलेज अपन सीखेंगे रेडॉक्स में। क्लियर? क्लियर? जब कभी रिएक्शन दी होगी तो हम रिएक्शन के हिसाब से बताएंगे। मैं क्या कह रहा हूं, ये इन फैक्टर की 30% कहानी है, बस न्यूमेरिकल के लिए। दिस इज वेरी वेरी फ्यू। इन फैक्टर की पूरी कहानी रिडॉक्स में। ठीक है क्या? अब आ जाते हैं अपन इक्विवेलेंट वेट में। तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट और एटॉमिक वेट अपॉन फैक्टर। तो मैंने पूछा कि साहब ये इक्विवेलेंट वेट होता है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने एक बच्चे से सवाल पूछा, बेटा ये जो मेरे हाथ में एसिड के रिमोट का एक छोटा सा सैंपल है, इसका इक्विवेलेंट वेट बताओ। तो बेहतर बच्चा कहता है सर इसका फैक्टर क्या होगा, सर इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा। मैंने कहा मतलब मानते हो हर जगह फॉर्मूला लगा पाना संभव नहीं है, हर जगह फॉर्मूले से इक्विवेलेंट वेट बता पाना संभव नहीं है। तब सवाल आता है कि सर हम इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें, जो भी मेरे आसपास चीज दिख रही है उसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालें। हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनी सब्सटेंस, इसके लिए आपको समझना होगा, इसके लिए आपको समझना होगा उसका फील्ड मेथड, आखिर इक्विवेलेंट वेट है क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट वेट। ऑलराइट, तो मैं आपको समझाने वाला हूं इक्विवेलेंट वेट होता क्या है। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है,
जैसे मेरे पास ये है ना, ये है किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट है, ये वो वेट है, ये वो वेट है जो हाइड्रोजन के 1 पार्ट से, जब ग्राम की बात करूंगा तो ग्राम, जब किसी और यूनिट की बात करूंगा तो वही यूनिट में। अभी फिलहाल मैं ग्राम की बात कर रहा हूं। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है, मतलब मुझे इस रिमोट का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि हर बार मॉलिक्यूलर वेट एन फैक्टर पता नहीं होता है, हर बार हमें वो कंपाउंड नोन नहीं होता है, तो मैं इसे कैसे निकालता हूं? सुनिएगा, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, क्योंकि अपन वेट की बात कर रहे हैं तो अपन उसको भी वेट मिलेंगे, वॉल्यूम की बात करेंगे उस फॉर्म में, ठीक है। किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से 8 ग्राम से, या क्लोरीन के 35.5 ग्राम से, या सिल्वर के 108 ग्राम से, 108 ग्राम से, या तो रिएक्ट करता है या तो उसे डिस्प्लेस करता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर मुझे इस अननोन सैंपल का इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा हाइड्रोजन के साथ, या तो होगी या तो नहीं होगी। अगर रिएक्शन होती है तो मैं देखूंगा इसका कितना वेट, इसका कितना वेट हाइड्रोजन के 1 ग्राम से रिएक्शन हुआ। अच्छा, हाइड्रोजन के 1 ग्राम से इसका 5 ग्राम रिएक्शन हुआ, सर इसका इक्विवेलेंट वेट है 5। कल को मान लो कि इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन से हुई नहीं, तो मैं इसकी रिएक्शन अब कराऊंगा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन का 8 ग्राम लेके आएंगे, 8 ग्राम लेके आएंगे, तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से मैंने रिएक्शन कराई, सर 5 ग्राम रिएक्शन हो गया, अच्छा तो इसका इक्विवेलेंट वेट है 5 ग्राम। कल को मान लो इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से हुई नहीं, तो अपन क्लोरीन से कराएंगे, तो क्लोरीन से कराया तो क्लोरीन का 35.5 ग्राम, इसका हमने वेट लिया, तो मैंने देखा इसका 5 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्शन कर लिया, तो मैं कहूंगा इसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो है 5 ग्राम। हाइड्रोजन के 1, ऑक्सीजन के 8, क्लोरीन के 35.5 और सिल्वर के 108। मतलब मान लीजिए ये मेरे पास ये सैनिटाइजर रखा है, मुझे इसका इक्विवेलेंट वेट पता करना है, तब यार इसका इक्विवेलेंट वेट तो मुझे फॉर्मूले से पता नहीं चलेगा, अब मैं पता कैसे करूं? तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा, किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ नहीं हुई, ऑक्सीजन के साथ नहीं हुई, क्लोरीन के साथ नहीं हुई, सिल्वर के साथ नहीं हुई, ऐसे और भी बहुत सारे केस होंगे। अभी फिलहाल अपन 4 लेके चल रहे हैं, जहां से डेफिनेशन आई है, जहां से फील आया है। तो मुझे इस सैनिटाइजर का पता करना है इक्विवेलेंट वेट, तो मैं इसकी रिएक्शन कराऊंगा ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, ऑक्सीजन के 8 ग्राम से मैंने देखा इसका 20 ग्राम रिएक्शन कर गया कंप्लीटली, या तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम को डिस्प्लेस करके कुछ और बना लेता है, तो मैं कहूंगा अच्छा इसका 20 ग्राम ऑक्सीजन के 8 ग्राम से रिएक्शन करता है, सर इसका इक्विवेलेंट वेट है 20। फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मुझे पता करना है इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई नहीं हुई, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई नहीं हुई, क्लोरीन से हाँ क्लोराइड बन रहा है सर, क्लोराइड बन रहा है, तो मैं क्या करूंगा इसका एक वेट लूंगा और क्लोरीन के वेट से रिएक्शन कराऊंगा, क्लोरीन का 35.5 ग्राम से रिएक्शन कराऊंगा, तो मैंने देखा इसका 10 ग्राम क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्शन कर लिया, मतलब इसका जो इक्विवेलेंट वेट है, इसका 10 ग्राम क्लोरीन के 35.5 ग्राम से रिएक्शन कर गया, मतलब इसका इक्विवेलेंट वेट है, बोलो बोलो बोलो, इसका इक्विवेलेंट वेट है 10। ये है फील ऑफ इक्विवेलेंट वेट, कि किसी भी सब्सटेंस का जो इक्विवेलेंट वेट होता है वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम से, या तो ऑक्सीजन के 8 ग्राम से, या तो क्लोरीन के 35.5 ग्राम से, या तो रिएक्शन करे या तो उसे डिस्प्लेस करे। क्लियर? मतलब अब अपने पास 2 रूल है, जहां फॉर्मूला लगे फॉर्मूला लगाओ, जहां फील लगे फील लगाओ। मैं ऐसे आपसे एक न्यूमेरिकल पूछता हूं ऑलरेडी, ठीक है? कैसे सुनिएगा ध्यान से। यही ले लेते हैं अपन एसी का रिमोट, ठीक है? एक एक्सपेरिमेंट से पता चला, बच्चों जल्दी तो नहीं ना, सुनो यार, सुनो सुनो, पढ़ो, अगले साल अपने को रैंक देनी है, ठीक है? हैंडआउट मिल जाएगा। ये मेरे पास एसी का रिमोट है, ऑलराइट? मैंने कहा एक एक्सपेरिमेंट से पता चला, आप सबको जवाब देना है। एक एक्सपेरिमेंट से पता चला, एक एक्सपेरिमेंट से पता चला कि इसका 40 ग्राम, इसका 20 ग्राम, चलो इसका 20 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट करता है, इसका 20 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्ट करता है, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना?
मैं रिपीट कर रहा हूं, इसका 20 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन के 16 ग्राम से रिएक्शन कर रहा, तो बताओ इसका इक्विवेलेंट वेट कितना। बच्चा क्या कहेगा, अच्छा 20 ग्राम रिएक्ट कर रहा 16 ग्राम से, तो अपने को सोचना है कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, 8 ग्राम से, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट केवल डिफाइन है 8 ग्राम पे, केवल डिफाइन है 8 ग्राम पे। तो सर 20 रिएक्ट किया 16 से, तो सर 10 रिएक्ट करेगा 8 से, सर इक्विवेलेंट वेट इज 10, इक्विवेलेंट वेट इज 10। समझ पा रहे हो क्या बेटा, समझ पा रहे हो क्या यार, दिस इज द फील ऑफ इक्विवेलेंट वेट, दिस इज द फील ऑफ। अच्छा, किसी भी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट वो वेट होता है जो हाइड्रोजन के 1 ग्राम या ऑक्सीजन के 8 ग्राम या क्लोरीन के 35.5 ग्राम या सिल्वर के 108 ग्राम से रिएक्ट करे या उसे डिस्प्लेस करे। हेलो, देखना इसी फील पे हम लोग सारा सवाल करेंगे और ऐसे सवाल करने में मजा आएगा। आपने फॉर्मूला भी होगा पर इसी से करेंगे। अब मन में एक सवाल आता है कि सर यार ठीक है, मतलब ये होता है, बट सर ये हाइड्रोजन का 1 ही क्यों लिया, ऑक्सीजन का 8 ही क्यों लिया, क्लोरीन का 35.5 ही क्यों लिया, सिल्वर का 108 ग्राम ही क्यों लिया डिफाइन करते समय, क्यों मैं इसकी रिएक्शन 8 ग्राम से कराऊं, क्यों मैं 16 ग्राम से ना चेक करूं, क्यों, इसके पीछे वजह क्या है। ठीक है, आते हैं उस सवाल पे, आते हैं एक एक करके। हम क्या सीख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट सीखना होगा तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को सीखना होगा। एक और क्वेश्चन बोलो बेटा, क्वेश्चन बोलो, सवाल बोलो, सौम्य बेटा बोलिए, सवाल बोलिए जल्दी से, जल्दी से, फ्लो तोड़ दिया आपने, जल्दी बोलिए सवाल। उस बच्चे ने लिखा सर एक और क्वेश्चन, मैंने कहा पूछो, बोला सर आप पूछिए एक और सवाल। खैर छोड़िए, हम लोग क्या सीख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। फिर से सुनो सुनो सुनो, हम लोग क्या सीख रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो ग्राम इक्विवेलेंट सीखने क्या सीखना पड़ेगा, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। और लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हमें नहीं पता हुआ, सभी रिएक्टेंट का ग्राम इक्विवेलेंट बराबर सभी प्रोडक्ट का ग्राम इक्विवेलेंट। अब ग्राम इक्विवेलेंट सीखना क्या है, उसका फील क्या, मैंने कहा फील मत सीखो, फॉर्मूला याद करो। तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। सर इक्विवेलेंट वेट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इनफैक्टर। सर इनफैक्टर क्या है, मैंने कहा कुछ कुछ ये है, याद कर लो। सर इक्विवेलेंट वेट क्या है, मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इनफैक्टर। सर फील क्या, अब फील प्यार है, समझ रहे ना, इनफैक्टर समझ गया, आप लौट रहे, तो लौटे हम कहां आए, इक्विवेलेंट वेट पे। इक्विवेलेंट वेट क्या है, मैंने कहा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इनफैक्टर। सर इसका फील क्या है, मैंने कहा जब कभी किसी सब्सटेंस का वेट हाइड्रोजन के 1 ग्राम, ऑक्सीजन के 8 ग्राम, क्लोरीन के 35.5 ग्राम, सिल्वर के 100 ग्राम से रिएक्ट करे, डिस्प्लेस करे, वही उसका इक्विवेलेंट वेट। क्लियर है क्या। हाँ, इन जिससे होगी ना, दुनिया का हर कंपाउंड ऑक्साइड थोड़ी बनाता है। एक बच्चे ने कहा सर इन चारों का किसी से भी रिएक्ट करा सकते हैं क्या, डिपेंड करता है। अब इसकी रिएक्शन करा रहा हूं, हाइड्रोजन से हो ही नहीं रही, ऑक्सीजन से हो ही नहीं रही, तो डिपेंड करता है ना किसकी रिएक्शन किससे होती है। हर कंपाउंड हाइड्राइड तो नहीं बनाता ना, हर कंपाउंड ऑक्साइड तो नहीं बनाता ना, हर कंपाउंड क्लोराइड तो नहीं बनाता ना, तो डिपेंड करता है। इसीलिए अपन ने कुछ केसेस में, ठीक है। अब इसका जो फील है, ये कैसे, क्यों हाइड्रोजन का 1 ग्राम, क्यों ऑक्सीजन का 8 ग्राम, क्यों क्लोरीन का 35.5 ग्राम, क्यों सिल्वर का 108 ग्राम, ये मैं समझाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप इसे भूलेंगे नहीं जितना मैंने आज बताया, जो मैंने फील बताया, क्योंकि फील मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं बताने वाला हूं। इज दिस क्लियर। सबसे पहले मैं आपको आज की क्लास का हैंड आउट शेयर कर दूं, अभी जाना नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, 5 मिनट 3-4 मिनट लगेंगे, वेट, मैं पहले हैंड आउट शेयर कर दूं। अभी आप सबके सामने एक पॉपअप आया होगा, उस पॉपअप की मदद से आप हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैंने चैट बॉक्स में आपसे एक लिंक शेयर किया है, आप इस लिंक की मदद से भी हैंडआउट डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो रहा हैंडआउट का खेल, ठीक है। अब आप सभी लोग इस लिंक का इस्तेमाल करना, वहां आपको सारे हैंडआउट मिलते रहेंगे, ठीक है। सेकंड थिंग, होमवर्क सॉल्व करते रहें। मैंने आपको अभी नेक्स्ट क्लास का होमवर्क नहीं दिया, ठीक है। तो सबसे पहले नेक्स्ट क्लास का होमवर्क लिख लेंगे। आपको जो नेक्स्ट क्लास का होमवर्क रहेगा वो रहेगा इलस्ट्रेशन से, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्लास का जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा बिगिनर बॉक्स 4 एंड इलस्ट्रेशन अप टू 39। आपका होमवर्क रहेगा बिगिनर बॉक्स 4 तक, है ना। जिन लोगों ने नहीं किया वो कर लें, और आप मुझसे फिर से मैं कहूंगा डाउट अभी कॉल करके पूछना, थोड़ा आप सीखने लग जाओ, आप फ्लो में आ जाओ, फिर अपन एक साथ डाउट लेंगे सारा। बिगिनर बॉक्स 4 तक और इलस्ट्रेशन अप टू 39, इलस्ट्रेशन अप टू 39, ठीक है। मतलब जहां इक्विवेलेंट वेट है ना, उसके पहले वाले सारे न्यूमेरिकल आपको करने हैं, अटेंड करने हैं, ठीक है। ये रहा अपना होमवर्क, बिगिनर बॉक्स अप टू 4 तक, इस सब में तक है, और इलस्ट्रेशन 39 तक, ठीक है। पढ़ते रहेंगे,
नेक्स्ट क्लास में इक्विवेलेंट वेट वाला कंसेप्ट भूलेंगे नहीं, न्यूमेरिकल आएगा, थोड़ा और बातें बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।